साइज, मास और वैलेंसी की बात करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पूछा है कि फ्रॉम व्हिच एक्सपेरिमेंट्स वाज इट डिस्कवर्ड दैट एटम्स हैव एन इंटरनल स्ट्रक्चर? कैसे पता चला कि अंदर कोई स्ट्रक्चर है एटम के? कौन से कोई साइंटिस्ट ने कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा तब तो पता चला होगा। कब? ये सवाल हमारे मन में डाल रहे हैं। व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ द एटम? के दो पार्ट्स होते हैं, कौन से? व्हाट आर दे मेड अप ऑफ? किस चीज से बना होता है एटम? अब हमने सीखा है कि सेंटर ऑफ द एटम में न्यूक्लियस होता है और बगल में घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, न्यूक्लियर के बाहर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, न्यूक्लियर के बाहर जो एक्स्ट्रा जगह है उसमें पार्ट में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं और ये एलिमेंट्री, एलिमेंट्री मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड होता है ना, एलिमेंट, एलिमेंट्री बेसिक पार्टिकल है। और जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट मेक अप द न्यूक्लियस, मतलब जो न्यूक्लियस बनाता है जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स, दे आर, वो कौन से हैं? दे आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज न्यूट्रॉन्स। मतलब न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन होता है और एक होता है न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल है, जो न पॉजिटिव है न नेगेटिव है, वो भी अंदर है। इसलिए उसका वजन ज्यादा है न्यूक्लियस का। बाहर इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला प्रोटॉन अंदर है, पी से पॉजिटिव, पी से प्रोटॉन पॉजिटिव, ई से इलेक्ट्रॉन बाहर है, नेगेटिव है, एन से न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इसलिए वो न्यूट्रॉन है। ठीक है? अब ये न्यूट्रल क्या है? इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना करंट, उसमें वो न्यूट्रल पॉजिटिव नेगेटिव वो होता है ना अपने प्लग में वैसा। ठीक है? उसमें दिमाग नहीं लगाना, बस यही लिखा हुआ है। चलो, अब हम देखते हैं साइज ऑफ द एटम। अब साइज उसके रेडियस से, क्योंकि ये न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस है और ये रेडियस है। एक्चुअली वो बहुत बड़ा रेडियस होता है। अगर हम सोचे कि आप एक इंसान, आप न्यूक्लियस हो, तो समझ लो कि आपके यहाँ से वो बताते हैं कि पूरी बिल्डिंग एक 10 20 30 50 मीटर तक इतना बड़ा होता है रेशियो। अगर आप बैठे हो न्यूक्लियस पे तो इतने दूर तक इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। खैर, तो रेडियस से डिटरमाइन होता है साइज, है ना? तो उन्होंने पता लगाया है कि जो हाइड्रोजन है वो 10⁻⁻10 मीटर है। वाटर मॉलिक्यूल थोड़ा बड़ा है, 10 गुना, 10⁻⁹ है। देखो माइनस में जो जो नंबर बड़ा होता है वो एक्चुअली छोटा होता है। तो -8 लिखा है, 10⁻8। हीमोग्लोबिन वो बड़ा है, उससे 10 गुना छोटा 10⁻⁹ है वाटर मॉलिक्यूल। उससे 10 गुना कम 10⁻10 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ओह! और इन्होंने एक माइक्रोस्कोप का इमेज भी बनाया है, फील्ड आयन माइक्रोस्कोप, इरिडियम एटम्स का। ओके, हर स्पॉट जो है यहाँ पे वो एक एटम है। सुंदर दिख रहा है, कितनी सुंदर यूनिवर्स बनाई है भगवान ने। अब 10⁻⁹ होता है नैनोमीटर, तो ये 10⁻⁹ है, मतलब नैनोमीटर। ठीक है? बस ये याद रखो, वो बाद में प्रैक्टिस में करा दूंगा। एटम्स बहुत टाइनी होते हैं, एटम्स आर वेरी टाइनी। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज होते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो इलेक्ट्रॉन्स को देख ले। फील्ड आयन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग, टनलिंग, स्कैनिंग, टनलिंग, टनलिंग, टनल टनलिंग माइक्रोस्कोप। These enlarged images of एटम्स को पेश करते हैं, बड़ा साइज दिखाते हैं। एटम का साइज किस पे डिपेंड है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से। ऑर्बिट का जो चक्कर है ना, गोल गोल, जैसे सन हो गया ना, सन न्यूक्लियस है और अर्थ जुपिटर ये सब घूम रहे हैं ना, तो इनका जो ऑर्बिट है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने हैं? ज्यादा, द ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स द लार्जर द साइज। ज्यादा और ऑर्बिट, ज्यादा प्लैनेट्स होंगे, ज्यादा ऑर्बिट्स होंगे तो ज्यादा साइज होगा, राइट? तो एग्जाम्पल दिया है कि पोटेशियम के को पोटेशियम बोलते हैं, हाँ? उसका एटम बड़ा है सोडियम से। अच्छा, तो बाय द वे, पोटेशियम हमारे लिए अमृत है और सोडियम इज जंक फूड न्यूट्रिशन में। हाँ, तो पोटेशियम बड़ा है वो हमें चाहिए, छोटे जंक फूड छोटा है वो हमारे लिए हानिकारक है। हर जंक फूड में सोडियम होता है। तो इफ टू एटम्स हैव द सेम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सबका सेम ऑर्बिट है, देन और सेम सेम है, चार इस पे चार, तो क्या होगा? तो बोलते हैं कि जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके, वो ज्यादा कम वो खींचेगा, तो वो छोटा रहेगा। और जो जिसमें कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो ज्यादा बड़ा रहेगा। ओके, atom having larger number of electrons is smaller than the one having fewer electrons। तो मैग्नीशियम और सोडियम का एग्जांपल दिया है। मैग्नीशियम छोटा है क्योंकि उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर है। ठीक है?
चलो ये बात मैं आपको फिर से एक और वीडियो बना के समझाऊँगा। बस कमेंट करो कि ये पार्ट नहीं समझा तो मैं समझाऊँगा, ठीक है? अब थोड़ा बोरिंग हो रहा है लेकिन अब ईज़ी है। मास, वज़न, मैंने वज़न निकाला ढूँढ के। फिर ये देखिए कि हाइड्रोजन का मास 1 रहेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन को 1 मानते हैं तो हीलियम 4 है, लिथियम 7 है, बेरिलियम 9 है, बोरॉन 11 है, कार्बन 12 है, नाइट्रोजन 14 है। इतने सारे हैं ना, याद हो जाएगा, डोंट वरी। उसका भी उसको बार-बार प्रैक्टिस करने से याद हो जाएगा। चलो, अब उन्होंने क्या दिया हुआ है देखो। एटॉमिक मास नंबर ये क्या है? एक तो पहले समझ लो, न्यूक्लियस के अंदर जो रहते हैं उनको कहते हैं न्यूक्लॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मिला के बनते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, पी प्लस एन इज इक्वल टू न्यूक्लियॉन्स। लाइन नंबर 3 में दिया है, राइट? ओके, तो द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर की बात करेंगे तो प्रोटॉन प्लस न्यूक्लियॉन्स होता है, ठीक है? अब एटम तो है छोटा, उसका मास कैसे निकालें, वजन कैसे करेंगे उसको? तो 19th सेंचुरी तक पॉसिबल नहीं था। फिर एक आया रिलेटिव मास कि इसके मास को इतना माना जाए, इसका मास पता चल जाएगा। रेफरेंस पॉइंट लिया गया हाइड्रोजन, ओके, सबसे लाइट था वो। तो उसमें एक ही प्रोटॉन होता है ना न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन भी एक ही होता है। तो इसीलिए इन्होंने इसको हाइड्रोजन को लिया हुआ है, ओके। तो अब नाइट्रोजन जो है ना वो हाइड्रोजन से 14 टाइम्स ज़्यादा है। इसलिए नाइट्रोजन का वैल्यू देखो यहाँ पे दिया होगा आपको 14, ओके। फिर बाद में क्या हुआ कि 1961 में वो बोले हाइड्रोजन नहीं, कार्बन को लेते हैं हम लोग रेफरेंस। और कार्बन का पॉइंट हुआ 12, कार्बन का क्या है 12। तो हाइड्रोजन कार्बन से 12 गुना कम है, ऐसे उन्होंने कैलकुलेट किया, ओके। तो इस तरह से कैलकुलेशन होता है। पहले था हाइड्रोजन, अब हो गया है कार्बन। जमाना बदल गया है, हीरो बदल गया है। अब उन्होंने मास का आजकल एक उन्होंने बड़ा ही डाल्टन नाम से एक बनाया हुआ है यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास डाल्टन में होता है, डाल्टन को यू बोलते हैं, सिंबल है, ये एक मास है, जैसे केजी किलोग्राम होता है वैसा। तो उन्होंने पता लगाया कि 1.6, आगे का पॉइंट भूल जाओ, 1.6 इंटू 10 टू माइनस माइनस 27 केजी एक एटम का वजन है, ठीक है? सिंपल मास, मास है मास। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब वो याद करने का टेंशन मत लो, वो हम कर देंगे बाद में। फिर अब डाल्टन ने क्या किया कि उन्होंने डॉट करके गोल करके हाइड्रोजन को लिया, सी लिया तो कॉपर हो गया। अलग अलग बनाया था लेकिन इतना कन्फ्यूजन था, कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा है। तो एक इंटरनेशनल कमेटी बनी, उसका नाम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये लोगों ने ऑफिशियल नाम देना शुरू किया हुआ है, दिस ऑफिशियल नेम। तो हम जब सुनते हैं ना ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये उन लोगों ने नाम दिया हुआ है। उसका साइन भी ऑक्सीजन का O, कार्बन का C, है ना? तो ये सब बर्जीलियस नाम का साइंटिस्ट था, बर्जीलियस। इसने फाइंड किया था, इसने जो सिस्टम लिया था उस हिसाब से तय हुआ कि हाँ बर्जीलियस का सिस्टम ज़्यादा सही है। तो फर्स्ट लेटर ऑक्सीजन का O लेते हैं, या फिर फर्स्ट और सेकंड, ऐसे उनका कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, ठीक है? फर्स्ट इज रिटन कैपिटल, सेकंड को लिखते हैं स्मॉल, ये भी तरीका है, ओके। तो ये मेथड था इनका। अब देखो, अब ये बात कर रहे हैं, एटम्स की बात हो गई, अब बात हो रही है मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, एटम्स कुछ है हीलियम नियॉन, वो है ना इंडिपेंडेंट रहते हैं, वो कभी कभी मॉलिक्यूल में आते हैं, ओके। कुछ है जो दो बना देते हैं, ऑक्सीजन, अरे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला के पानी बनता है ना, वही बता रहा हूँ। डायटोमिक होते हैं कुछ। O2, हाँ, अरे वो बात वो छोड़ो। O2 की बात चल रही है। ऑक्सीजन हमेशा 2 में मिलेगा, नियॉन O N में, E में मिलेगा, नाइट्रोजन हमेशा जोड़ी में मिलेगा, N2 में मिलेगा, हाइड्रोजन भी हमेशा वैसे ही मिलेगा। ये ऐसे सिंगल सिंगल नहीं मिलेंगे, जोड़ी में मिलेंगे, डायटोमिक। कुछ ट्रायटोमिक भी होते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट, ये हो गया एटॉमिक मास। अब एक नया चीज़ आया है जो आपको इस क्लास में सिर्फ समझाएंगे, मॉलिक्यूलर मास और मोल। ये दो चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको ये नंबर ऑफ मोल क्या है, एवोगाड्रो नंबर भी आ गया है इस साल। वेरी गुड, बहुत अच्छे से बता रहे हैं। वैलेंसी क्या होती है कि लास्ट ऑर्बिट में कितने एटम्स हैं, वो होती है वैलेंसी।
जिससे कि लास्ट ऑर्बिट में 2 हो सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में रूल है, सेकंड ऑर्बिट में 8 हो सकता है। अब सेकंड ऑर्बिट में मतलब 8 हो सकता है लेकिन है 6, तो कितने बचे? 2 बचे ना, तो उसकी वैलेंसी वैलेंसी मतलब वैकेंसी 2 है, समझे? तो इस तरह से तय होता है। तो जैसे कि अब यहाँ पे देखो क्लोरीन का दिया हुआ है 287, तो थर्ड में ना थर्ड थर्ड वाले ऑर्बिट में भी 8 होना चाहिए। फर्स्ट में रूल है 2 होगा, सेकंड में 8 होगा, थर्ड में 8 होगा, ऐसा रूल है, क्लियर? तो 288, तो अब उसमें है 287 दिखा, है ना? सोडियम में 281 है। अब ये 281 मतलब क्या करेगा, ये 1 है ना, तो उसको 7 चाहिए, कितने चाहिए? 8 बनने हैं ना, तो वो 7 लेने के बजाय एक को दे देगा, तो उसकी वैलेंसी भी 1 है। और क्लोरीन क्या करेगा, सो उनके पास 7 है, उसको सिर्फ एक चाहिए तो 8 बन जाएगा, तो वो 8 ले लेगा और थर्ड कॉलम बना देगा। सोडियम जो है थर्ड ऑर्बिट को तोड़ देगा, बोलेगा एक है ना, 7 कहाँ ढूंढते फिर, 7 पार्टनर्स कहाँ से ढूंढूं? तो एक एक कोई दे सकता है, सब सब कुछ तो देंगे नहीं शेयरिंग करने में। तो सोडियम और क्लोराइड में आप पूरी केमिस्ट्री समझ लो कि सोडियम एक अपना कम कर लेगा और ये ज़्यादा कर लेगा। तो देखो सोडियम क्लोराइड, सोडियम एक देने को तैयार है, क्लोराइन एक लेने को तैयार है। सोडियम एक देगा तो उसके 2 ऑर्बिट हुए, 3 के 2 हो गए, वो खुश है। और ऑर्बिट पूरा होना ज़रूरी, ऑर्बिट पूरा हो गया ना, तो वो एटम शांत हो जाता है। जैसे बस में, बस के सिर्फ सीट्स भर गई तो गाड़ी चलेगी ना, होता है ना शेयरिंग ऑटो वाले। तो वैसा ही है कि एक एक्स्ट्रा आ गया तो चलो कहीं और दे दो, थर्ड ऑर्बिट बनाने में कौन चक्कर करेगा। सोडियम दे देगा एक, और क्लोरीन ले लेगा एक, सिंपल है। पूरा केमिस्ट्री इसी में समझ लो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, मतलब और किताबें मैंने पढ़ी हैं लेकिन ये एग्जाम्पल मुझे बहुत पसंद आया। आई लव मास्टर बोर्ड बुक्स फॉर साइंस, मजा आ गया। अब देखो ये लिखा है कैटायन एनायन, पॉजिटिव चार्ज आयन को बोलते हैं कैटायन, नेगेटिव को बोलते हैं एनायन। ओके, तो अब सोडियम में क्या चार्ज लगा हुआ है? पॉजिटिव, तो सोडियम क्या है? कैटायन, और क्लोरीन में क्या है? एनायन। अब सोडियम पॉजिटिव क्यों है? पॉजिटिव इसलिए है मतलब उसको एक कम है उसके पास, एक कम हो गया उसका, सोडियम में 281 था, एक कम हो गया तो यानी +2 हो गया, और क्लोरीन में एक ज़्यादा है तो माइनस, माइनस मतलब एक ज़्यादा है, राइट? ये वाली चीज़ हमको समझनी है, हम समझेंगे आज ये नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्लास में ये बताऊंगा। हाँ ये देखो यहाँ पे भी उन्होंने दिया हुआ है वैलेंसी का चक्कर, वैलेंसी समझ जाओगे सब समझ जाओगे। अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैलेंसी भी शो कर सकते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। आयन का वैलेंसी कभी 2 रहेगा कभी 3, ऐसा भी हो सकता है। हाँ वो भी होता है, कभी कभी वो एडजस्ट करते हैं यहाँ वहाँ, कैसे उस पर दिया हुआ है। Fe2+ भी हो सकता है, Fe3+ भी हो सकता है। वाह, क्या बात है। रेडिकल क्या होता है? यही आयंस को ही रेडिकल्स बोलते हैं। उसमें कुछ होते हैं बेसिक, कुछ होते हैं एसिडिक। ओके, तो सोडियम प्लस, ये कॉपर प्लस, Ag+, Cl-, ये सब रेडिकल्स हैं। कुछ होते हैं मोनो एटॉमिक रेडिकल्स जिसमें एक ही एटम रहेगा। ओके, कुछ होते हैं डायटोमिक रेडिकल्स जिसमें दो अलग अलग, सल्फर और ऑक्सीजन, SO4 2- दिखा, वो वाले हैं, तो अलग इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट। क्या बोलेंगे? सिंपल और कॉम्पोजिट। अब आप बोलोगे मैं ऐसे क्यों करवा रहा हूँ? ऐसे इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि, अब वो देखिए सोडियम NaSO4 का भी आ गया एग्जाम्पल, देखो यहाँ देखो दिया हुआ है ना, Na का 1 है, इसका SO4 का 2 है, लिखने का तरीका उन्होंने बताया हुआ है कि सोडियम का वैलेंसी 1 है, SO4 का 2 है, तो आपको क्या करना है पता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, Na2 लिखो, SO4 का 1 लिखो, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 ही रहेगा, है ना? ऐसे लिखना होता है, लिखने का तरीका ये होता है। ओके, उन्होंने लिस्ट भी दे दी है बेसिक रेडिकल्स की, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, गोल्ड, सिल्वर, है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब। अच्छा एसिडिक क्या है? अरे सुनते हैं ना, हाइड्राइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ऑक्साइड, जो यूजुअली सेकंड नाम नहीं आता, कैल्शियम ऑक्साइड, तो सेकंड वाला हमेशा ज़्यादातर एसिडिक होता है। कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, नाइट्रेट, ये सही है ना तरीका? देख लिया, ये मैंने ओवरव्यू कर लिया इसका।
अब हम लोग आगे चलेंगे। देखो देखो ये नीचे दिया ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अमोनियम फॉस्फेट, कॉपर ब्रोमेट। तो यूजुअली जो सेकंड वाला है वो होता है पॉजिटिव। दिखा? एसिडिक, सॉरी एसिडिक। हो गया? अब मैं इसको मैंने छोड़ क्यों दिया? क्योंकि मुझे ये मज़ा आई। ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलो, गुड डे।